देखिए, ये मामला जो है 2008 में दर्ज हुआ था, जब एक गर्भवती महिला जिसका एक खुली सड़क के पास में प्रसव हो रहा था और उसको अस्पताल में, जिला अस्पताल में जगह नहीं दी गई थी। तो उस वक्त संगठन ने और माधुरी बहन ने ये कोशिश किया कि इस तरीके, ये बहुत ही एक अमानवीय स्थिति बन रही है और उस महिला को उसका अधिकार मिलना चाहिए, मतलब सुरक्षित प्रसव का अधिकार मिलना चाहिए। बच्चे के और महिला के जीवन का सवाल है। तो उस वक्त उन्होंने वो सवाल खड़ा किया वहाँ पर, और वो अस्पताल में गई। उन्होंने कहा कि इसको एडमिट किया जाए, उसको एम्बुलेंस भेजा जाए उसको लाने के लिए, लेकिन एम्बुलेंस नहीं भेजी गई। तब उन्होंने पुलिस में फ़ोन किया कि पुलिस अरेंजमेंट करे ताकि उस महिला को वहाँ पर उसको एडमिट किया जा सके और उसका वहाँ पर इलाज हो सके। तो इस तरीके की स्थिति बनी और उन्होंने काफ़ी इस बात के, इसका एक केवल उनका मकसद केवल ये नहीं था कि उस महिला को अस्पताल में जगह मिल जाए। उनका ये भी मकसद था कि ये जो पूरी स्वास्थ्य की व्यवस्था है, जो हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य की व्यवस्था है, पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, वो जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं महिलाओं की स्थिति को, वो बहुत जवाबदेह नहीं है और उसमें कई हद तक भ्रष्टाचार है और अमानवीयता है। तो उन्होंने उसके साथ उसको जोड़ करके उस मसले को उठाया। महिला को एडमिशन मिल गया, पुलिस आई, पुलिस ने उसको अस्पताल में दाखिल करा दिया। पर चूंकि माधुरी बहन वहाँ पर पिछले 7-8 सालों से लगातार शासकीय स्वास्थ्य व्यवस्था के सवाल उठाती रही हैं, डॉक्टरों के वहाँ पर जो व्यवहार है उस पर सवाल उठाती रही हैं, गलत तरीके की दवाएं दिए जाने और जो बाज़ार में जिस तरीके से महंगी दवाएं लोगों को दी जाती हैं उस पर वो सवाल उठाती रही हैं। तो एक तरीके से जो जिन लोगों के इस पूरे सिस्टम में इंटरेस्ट है, उन्होंने इसको एक मौका समझा और उन्होंने सोचा कि इसको कहीं ना कहीं एक मामले के तौर पर वो किया जा सकता है। इसकी पहले दिन से जो जांच शुरू हुई, जब इनके बयान लिए गए, संगठन के लोगों के बयान लिए गए, माधुरी बहन के बयान लिए गए, तभी उन्होंने कह दिया कि जब इस तरीके की घटना घटी नहीं है, आपके पास उसका कोई प्रमाण नहीं है, एक भी गवाह आपका उसके पास नहीं है, आपने ये प्रकरण दर्ज कर लिया बिना जांच किए, और उसी पुलिस ने दर्ज कर लिया जो पुलिस वाले खुद उस महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए वहां पर पहुंचे थे माधुरी बहन और संगठन के बुलाने पर। तो उन्होंने कहा कि ये तो विरोधाभासी स्थिति, और आपको भी समझ में आ रहा है कि ये फर्जी मामला बनाया जा रहा है। और उन्होंने एक संकेत दिया, उन्होंने कहा कि आप ये केस दर्ज कर लीजिए, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि इस मामले में हम कभी भी जमानत नहीं लेंगे। इसके बाद जिला पुलिस ने ये प्रकरण जब उनसे नहीं संभला, कि उनको समझ में आ रहा था कि ये बहुत ही गलत प्रकरण है, और ये मामला उस वक्त तत्कालीन जो इंदौर के आईजी थे संजय राणा, उनको भेजा गया जिला पुलिस की तरफ से, और उन्होंने भी पूरे प्रकरण को देख करके एक रिपोर्ट भेजा जिला पुलिस को कि इस मामले में खात्मा लगाया जाए, क्योंकि ये मामला बनता नहीं है। इसमें ये पूरा समझ में आ रहा है कि ये फर्जी प्रकरण है, इसमें कोई सबूत नहीं है, और साफ तौर पर दिख रहा है कि लोकहित में एक कोशिश की गई थी और इसको, और ये जो केस दर्ज किया गया है वो गलत तरीके से दर्ज किया गया है। तो पहली प्रक्रिया वहीं से शुरू हो गई थी कि ये केस जो है वो वापस लिया जाना चाहिए। हम सब जानते हैं हमारी न्यायिक व्यवस्था में क्या होता है। जो केस नहीं है उसके लिए हम पिछले 5-6 साल से एक लगातार प्रक्रिया, हमारी न्यायपालिका भी उस काम में लगी हुई है, पुलिस को भी उसी काम में जुटाए रखा गया है, और जिसमें अंततः जो केस है ही नहीं, जो प्रकरण है ही नहीं, ये स्थिति हमारे सामने उभर करके आती है। इसमें 2 सवाल जो हमको लगता है महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि जब पुलिस को ये खात्मा रिपोर्ट फाइल करना थी, तो क्या उनको ये जानकारी नहीं थी कि किस तरीके की खात्मा रिपोर्ट बनेगी, और खात्मा रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अदालत की क्या मांगे रहती हैं और क्या बुनियादी ज़रूरतें रहती हैं। वहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि पुलिस की मंशा वास्तव में एक बहुत ही पुख्ता क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने की नहीं थी, और वो केस को एक तरीके से बनाए रखना चाहती थी। दूसरा महत्वपूर्ण मामला ये बनता है कि अदालत भी ये जानती थी कि ये मामला जो है वो उपयुक्त नहीं है, ये प्रकरण उपयुक्त नहीं है। तो एक सवाल यहाँ पर भी खड़ा होता है, एक सामाजिक न्याय के नज़रिए से और एक प्राकृतिक न्याय की व्यवस्था के नज़रिए से, कि अगर पुलिस की गलती के कारण खात्मा रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, तो सज़ा जो है वो माधुरी बहन और संगठन के लोगों को क्यों मिलनी चाहिए थी। हमको लगता है कि उस वक्त अदालत को एक शायद दूसरा मापदंड भी स्थापित करने की ज़रूरत थी, जहां पर वो ये कहते कि पुलिस ने गलत किया है, पुलिस को वो लताड़ लगाते, पुलिस के मामले में एक पक्ष देते, और माधुरी बहन के पक्ष में और संगठन के लोगों के पक्ष में सामाजिक न्याय और प्राकृतिक न्याय की बात करते हुए उनको वारंट से मुक्त करते, गिरफ्तारी वारंट से मुक्त करते, ताकि जो गिरफ्तारी का वारंट उनके खिलाफ जारी था, ताकि गिरफ्तारी के लिए जो प्रक्रियाएं बन रही थी उन प्रक्रियाओं को शिथिल किया जा सकता। इन सब के पीछे आपको क्या भूमिका नजर आती है? ये सारा कुछ जो किया कराया जा रहा है, इसके पीछे क्या? चूंकि मामला जो है वो बहुत हद तक जनसंघर्ष और जनसंगठन के आसपास केंद्रित है,
तो अगर इस नज़रिए से अगर हम बात करेंगे तो बहुत साफ बात यहाँ पर नज़र आती है कि जागृत आदिवासी दलित संगठन बड़वानी में पिछले 1 दशक से ज़्यादा समय से लोगों के रोज़गार के अधिकार, उनके ज़मीन पर अधिकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उनको सस्ता राशन मिलना, अस्पतालों में महिलाओं, बच्चों और आदिवासियों को स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार मिलना, इन सारी चीज़ों के लिए वो बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई केवल ये नहीं है कि आप मजदूरी दे दीजिए और बात ख़त्म हो जाएगी, वो ये भी कह रहे हैं कि व्यवस्था लोगों के पक्ष में होनी चाहिए, व्यवस्था लोगों के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए। और इस लड़ाई में हमने हाल में देखा, उनकी जो मनरेगा को लेकर के जो पिछले 6 साल की लड़ाई चल रही है, उसके बाद अभी स्थापित हो गया कि लगभग 150 करोड़ रुपए का घोटाला मनरेगा में बड़वानी में हुआ। 4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ये साबित हुआ कि 4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी इस मामले में नकारात्मक भूमिका में थे, उन्होंने अपराध किया, उन्होंने भ्रष्टाचार किया। 16 सब इंजीनियर, सचिव और दूसरे उपयंत्री, दूसरे जो अलग अलग लोग हैं वो इसमें पाए गए। उन्होंने स्वास्थ्य का घोटाला उजागर किया है कि किस तरीके से अस्पताल और खुले बाजार में दवाई विक्रेता मिलकर के धांधली करते हैं। अस्पताल में दवाइयाँ होने के बावजूद लोगों को दवाइयाँ नहीं दी जाती और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर दवाइयाँ बाहर से खरीदवाते हैं मरीजों से, ये उन्होंने उजागर किया। इसके अलावा उन्होंने ये स्थापित किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लोगों को जो 35 किलो राशन मिलना चाहिए वो राशन उनको 15 किलो 18 किलो मिला, और बाकी का जो राशन है वो राशन बहुत बड़े पैमाने पर उसका भ्रष्टाचार किया गया। और ये सारे जो मामले उठाए गए उससे वहाँ पर एक तरीके से कहें कि सरकार जो है वो बहुत उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। प्रशासन की पोल लगातार खुलती रही, यहाँ तक कि वहाँ के जो पार्टी के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो संगठन के खिलाफ खड़े हो गए, ये जानते हुए कि संगठन लोगों के पक्ष में है। लेकिन उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की कि अगर मैं संगठन के खिलाफ खड़ा होता हूं तो ये साबित होगा कि मैं माफियाओं और भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़ा हूं। वो खुलेआम संगठन के खिलाफ आए और फिर भी ये साबित हो गया कि जो वो कह रहे हैं वो गलत है, विधायक के तौर पर भी वे गलत भूमिका निभा रहे हैं। इस पूरे मामले से बड़वानी जिले में एक माहौल बना था, वो ये था कि संगठन जो है वो जो भी ऐसी स्थितियां हैं जिनसे लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है उनका पर्दाफाश कर रहा है, जवाबदेहिता की मांग कर रहा है। तो वहां पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, वहां पर विधायक, वहां पर कलेक्टर, वहां पर सरकार के अधिकारी, ये सारे लोगों का एक गठजोड़ काम कर रहा है, जो जब भी मौका मिलता है वहां पर वो ये कोशिश करता है कि किस तरीके से संगठन के कार्यकर्ताओं को हम कैसे फांस सकते हैं, किस तरीके से उनके खिलाफ फर्जी मामले कायम किए जा सकते हैं। आपको पता होगा कि पिछले साल माधवीबेन के खिलाफ जिला बदर का प्रकरण की भी एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, और वो 1 महीने में स्थापित हो गया कि वो जो प्रकरण बनाया गया था उनको जिला बदर करने के लिए, वो पूरा फर्जी मामलों पर आधारित था। जिन केसों के संदर्भ उसमें दिए गए थे कि माधवीबेन के खिलाफ 16 केस चल रहे हैं और उनका यहाँ पर होना यहाँ की शांति व्यवस्था को भंग करेगा, इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस कलेक्टर ने उनके जिला बदर के नोटिस पर साइन किए, उस कलेक्टर ने पुलिस से यह भी नहीं पूछा कि उन 16 में से 15 केस जो है वो खारिज किए जा चुके हैं और एक केस के खात्मे की प्रक्रिया चल रही है, जो केस अभी उभर करके आया। जिला बदर के लिए कौन कौन से मामले बनाए गए थे? जिला बदर के लिए उनका यही कहना था कि इन्होंने जंगल से कुछ कटाई करवाई संगठन के लोगों से, इनका कहना था कि इन्होंने सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा पैदा की, इनका कहना था कि इन्होंने शासकीय कार्य में बाधा की, क्योंकि जब भी आप एक संगठन के लोग सामूहिक रूप से सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो हर बार उनके खिलाफ ये मामले बनाए गए कि इतने सारे लोग आए और उन्होंने शासकीय व्यवस्था में बाधा पैदा की। उनके खिलाफ सरकारी कर्मचारियों से मारपीट के मामले बनाए गए, लेकिन वो मामले कभी थे ही नहीं वहाँ पर और वो हमेशा खारिज होते गए। तो इस तरीके की स्थिति में ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो अलग अलग स्तरों पर बैठे हुए लोग हैं, जिले से लेकर के राज्य तक, उनकी कोशिश एक रही कि किसी भी तरीके से हम ऐसे मौके तलाशें जिनसे संगठन जो प्रक्रियाएं चला रहा है, बदलाव की जो प्रक्रियाएं चला रहा है, व्यवस्था को जवाबदेह बनाने की जो प्रक्रिया चला रहा है और जो वंचित तबकों को ताकतवर बनाने की जो प्रक्रिया चला रहा है, उसको किस तरीके से उस संगठन और उस संगठन की प्रक्रिया को किस तरीके से कमजोर किया जा सके। और ये जो प्रकरण हुआ अभी माधवीबेन की गिरफ्तारी का, ये भी उसी का एक हिस्सा है। इससे ज़्यादा मुझे इसमें और कोई पहलू नज़र नहीं आता। संगठन को नक्सली साबित करने की भी कोशिश की गई थी, वो कौन सा प्रकरण? अभी से 2 महीने पहले, इसके पहले एक प्रक्रिया चल रही थी पिछले 1 साल से, जब जिला प्रशासन ने
एक रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी थी कि जिले में नक्सली गतिविधियों के प्रमाण मिल रहे हैं। वो रिपोर्ट कभी 5 सितंबर 2012 को जारी की गई थी और उसके बाद वो एक लंबी प्रक्रिया से होते हुए जिले से होकर के संभाग आईजी से होते हुए और फिर इसके बाद वो राज्य तक पहुंची थी। उसमें ये कहा गया था कि बड़वानी ज़िले में नक्सली गतिविधियां हैं और उसमें संगठन के ऊपर संकेत किए गए थे कि ये उन गतिविधियों में शामिल है। यहाँ पर सवाल यही नज़र आता है कि अगर सरकार और सरकार से जुड़े हुए अगर तंत्र ये चाहते हैं कि उनके ऊपर सवाल खड़े करने वाले समूहों को कमज़ोर करना है, तो आज एक सबसे अच्छा जाना माना हथियार है कि आप नक्सली करार दो उनको। जब आप नक्सली करार देते हो तब आपको असीमित शक्तियां मिल जाती हैं किसी भी निरपराधी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की। और ये माहौल उन्होंने बनाने की बड़वानी के संदर्भ में कोशिश की, जबकि गुप्तचर विभाग का, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये पता करने में कि क्या वास्तव में हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जो सरकार और हमारी व्यवस्था, हमारी राज्य की व्यवस्था के खिलाफ हैं, वो गुप्तचर विभाग तय करता है। गुप्तचर विभाग कह रहा है कि नहीं, ऐसी गतिविधियां बड़वानी जिले में नहीं है। लेकिन जिले प्रशासन के अधिकारी ये आज तक नहीं बता पा रहे हैं कि उन्होंने किस सूचना, किस प्रमाण के आधार पर यह रिपोर्ट आगे बढ़ाई थी। हम ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी जरूरत यहां पर उन प्रमाणों को, उन जानकारियों को सार्वजनिक करने की है जिनके आधार पर हम एक संगठन को राज्य विरोधी, जन विरोधी या हम नक्सल प्रभावित संगठन के रूप में परिभाषित करते हैं। शायद व्यापक हित में ज़रूरी होगा, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, एक जवाबदेह व्यवस्था में ज़रूरी होगा कि उन प्रमाणों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए जिनके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि वो नक्सली गतिविधियों में शामिल हैं। मुझे लगता है कि कानून की प्रक्रिया भी यही मानती है और संवैधानिक प्रक्रिया भी यही कहती है कि लोगों को ये जानने का हक है कि किस आधार पर जिला प्रशासन और राज्य सरकार एक निष्कर्ष पर पहुंच रही है। संगठन मुख्य रूप से, संगठन ने जिन मुख्य मुद्दों पर काम किया है उसकी अगर मैं सूची बनाऊं तो उसमें क्या क्या आएंगे? स्वास्थ्य आएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर हम बात करें तो स्वाभाविक रूप से जागृत आदिवासी दलित संगठन जो काम कर रहा है बड़वानी में, उसने आदिवासियों के, महिलाओं के, बच्चों के स्वास्थ्य को आधार बनाकर सबके लिए स्वास्थ्य के अधिकार की एक वकालत की। और उनका ये कहना, उनका हमेशा से ये मानना रहा कि जब संविधान जीवन जीने का अधिकार देता है और वो एक मौलिक अधिकार है, तो क्या स्वास्थ्य सुविधाओं के अधिकार के बिना जीवन जीने का मौलिक अधिकार संभव है? अगर नहीं है तो सवाल ये उठता है कि स्वास्थ्य का अधिकार कौन देगा? स्वाभाविक है कि राज्य को वो व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि सबको स्वास्थ्य का अधिकार और स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार मिल सके, जिस पे उन्होंने काम किया। उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के ऊपर काम किया, क्योंकि जिन इलाकों में वो काम कर रही है वो सबसे गरीब, सबसे वंचित क्षेत्रों के लोग हैं, सबसे वंचित आदिवासी हैं। वहाँ पर मनरेगा की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लोगों की स्थिति में सुधार के लिए बनती है। इससे वहाँ पर जो सूखे की और पलायन की स्थिति है उसको बदला जा सकता है। इस नज़रिए से उन्होंने तय किया था कि हम मनरेगा के ऊपर सघन रूप से काम करेंगे। और इसीलिए उन्होंने जब ये देखा कि लोग मजदूरी कर रहे हैं लेकिन उनको 28 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये की मजदूरी मिल रही है, 2-2 साल तक मजदूरी नहीं मिल रही है। रिकॉर्ड में कहा जा रहा है कि गांव में 2 तालाब बने हैं, 3 कंटूर बंडिंग हुआ है, हजारों पेड़ लगे हैं, लेकिन जब वो जमीनी स्तर पर जाकर के वो देख रहे हैं, समुदाय से बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इससे जुड़े हुए उन्होंने सवाल उठाए और आज सरकार खुद मान रही है कि वहाँ पर केवल 3 सालों में 150 करोड़ रुपये का घोटाला है मनरेगा में। ये काम उन्होंने किया। इसके अलावा उन्होंने लोगों को जमीन और संसाधनों के संरक्षण और उनके ऊपर अधिकार के लिए उन्होंने जागरूक करने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर काम किया। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इसका सामाजिक अंकेक्षण किया जाना चाहिए, इसमें पारदर्शिता होना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हर जो भी गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाला व्यक्ति, उसको 35 किलो अनाज हर महीने मिलना चाहिए। उन्होंने ये सवाल खड़ा किया कि हमारे क्षेत्र में या संगठन जिस क्षेत्र में काम कर रहा है वहां तो 15 किलो और 20 किलो अनाज मिल रहा है, बाकी का 15 किलो कहां जा रहा है? क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है? ये उन्होंने सवाल खड़े किए। और इन सारे सवालों ने, इन सारे मुद्दों ने
जिला प्रशासन और राज्य सरकार दोनों को ही असहज बनाया, इससे वो अनकंफर्टेबल हुए, इसने उनको असहज बनाया और इसीलिए वो कभी भी जागृत आदिवासी संगठन द्वारा उठाए गए मुद्दों को ना तो हल करने में रुचि रखते हैं, ना ही उन सवालों का जवाब देने में रुचि रखते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि किस तरीके से संगठन को कमजोर किया जाए। संगठन के विरोध का तरीका क्या है, किस तरीके से विरोध करते हैं? अभी मनरेगा में जैसे एक मामला उभर करके आया, मामला ये रहा है कि वहाँ पर हम सब जान रहे हैं कि मनरेगा के पूरे ढांचे में कानून ये कहता है कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था होगी, यानी कि पंचायतों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। नियम ये कहता है कि हर पंचायत के खाते में हमेशा 4 लाख रुपए होना चाहिए ताकि वो समय पे काम खोल सके, क्योंकि कानून ये कहता है कि काम मांगेंगे लोग और वो काम देना पड़ेगा आपको। अब अगर आपके खाते में पैसे नहीं हैं तो आप काम कैसे खोलोगे? काम खोल नहीं सकते पंचायत के लोग। तो पंचायत में 4 लाख रुपए हमेशा होना चाहिए और 4 लाख रुपए से कम जैसे ही होंगे सरकार उसमें टॉपअप करके और राशि उसके अंदर डालेगी ताकि हमेशा 4 लाख रुपए का एक बैलेंस उसमें बना रहे, ताकि लोगों को मजदूरी समय पर मिल सके। ये पूरी प्रक्रिया चली, लेकिन हमने ये वहाँ पर पाया कि ये जो पूरा का पूरा अनुभव रहा बड़वानी जिले का, वहाँ पर वहाँ पर पंचायतों के खाते में ये 4 लाख रुपए की राशि पिछले 3 सालों से बिल्कुल नहीं डाली गई और वहाँ के खाते जो हैं पंचायतों के खातों में बिल्कुल कोई पैसा नहीं। ये एक तरीके की केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्तर की लापरवाही थी। पंचायतों के खाते में पैसे नहीं थे, लोगों ने काम मांगना जारी रखा। अब चूंकि खाते में पैसे नहीं थे इसलिए पंचायतों ने लोगों को काम नहीं दिया। लोगों ने कहा कि कानून तो कहता है कि हमको काम मिलेगा, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। ये जो पूरी प्रक्रिया बनना शुरू हुई, प्रशासन ने सरपंचों को यह प्रशिक्षित करना शुरू किया कि देखो ये संगठन तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो रहा है, तुम काम नहीं दे रहे हो इसलिए वो बेरोजगारी भत्ते की मांग कर रहा है और ये केस तुम्हारे खिलाफ बनेगा। जबकि वास्तविकता ये थी कि ये केस जो है वो राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सरपंचों के खाते में पैसे नहीं डाले, उन्होंने समय पर उनका ऑडिट नहीं करवाया, उन्होंने हर पंचायत का जो कार्यक्रम अप्रूव होता है सालाना, वो कार्यक्रम समय पर अप्रूव नहीं किया। इसके कारण से लोगों को मजदूरी नहीं मिल पा रही थी। एक पूरा तंत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी से लेके जिला प्रशासन से लेके जनपद पंचायत के स्तर के हर व्यक्ति जो है वो सरपंचों को ये समझाने में लग गया कि देखो अगर तुम संगठन के खिलाफ नहीं खड़े होगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो उन्होंने सरपंचों को और पंचायत के सचिवों को संगठन के खिलाफ खड़ा किया और उनके जो ज्ञापन है ये तक संकेत मिले कि प्रशासन में बैठे हुए लोगों ने सरपंच समूहों के लिए ज्ञापन ड्राफ्ट किए, उनके लिए लिखे, उनको बताया कि आप यहाँ पर जाकर के ऐसे कीजिए और ये सारी प्रक्रिया की। लेकिन जब संगठन ने सरपंचों से संवाद करना शुरू किया तब सरपंचों की समझ में आया कि वो तो प्रशासन ने उनको खिलौने के तरीके से इस्तेमाल करने का कोशिश किया है। ये चीज हुआ। फिर इसके बाद अभी जो ताजा घटनाक्रम हुआ उसमें जब लोग अपने मजदूरी के लिए मांग कर रहे थे तो विधायक वहां पर संगठन और संगठन से जुड़े हुए जो समाज के लोग हैं, आदिवासी लोग थे, उनका विरोध करने के लिए 200 लोगों के साथ खुले रास्ते पे आ गए और बिल्कुल एक टकराव की स्थिति वहां पर पैदा हो गई जहां पर वो संगठन के खिलाफ हिंसा करने की प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। तो यहां तक इसका मतलब यह हुआ कि सरपंच से लेकर के विधायक तक वो नहीं चाहते हैं कि संगठन यहां पर किसी भी रूप में वो सक्रिय हो और ये अपने आप में खिलौना बनाए।